हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। फिल्मी दुनिया भूल बैठी हिंदी सिनेमा की शान बॉलीवुड के दो पठान, दो खान को पहला खलनायक बनता तो ऐसा कि अदाकारी से सिनेमा देखने वालों की सिहरन छूट जाती। वहीं दूसरा फिल्मी पर्दे पर दिखता तो दर्शक खिलखिला उठते। पुराने दौर के इन दो चरित्र अभिनेताओं जैसा कोई था ही नहीं। नाम थे अमजद खान और कादर खान। उस जमाने में जो फिल्मों से नहीं, फिल्में जिनके नाम से चला करती थीं, मगर लोग अनजान हैं इन दो महान अदाकारों के उस दर्दनाक अंत से, जिसे जानकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकेंगे। चलिए आज हम आपको इन दोनों एक्टरों के फिल्मों में आने से लेकर इनके दर्दनाक अंत का सच बताते हैं। सबसे पहले बात होगी हिंदी सिनेमा के महान खलनायक अमजद खान की। आप अगर पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो एक्टर जयंत को आपने देखा होगा। असली नाम था जकारिया खान। अमजद उनके ही बेटे थे। 12 नवंबर 1940 के दिन बॉम्बे में जन्मा वो अदाकार जो बॉलीवुड में पिता से बड़ा नाम बन गया। मगर क्या आप जानते हैं कि वो फिल्मों में आए कैसे? असल में पिता जयंत की योजना तो बेटे अमजद को हीरो बनाने की थी। 11 साल के बेटे को उन्होंने पहली बार 1951 में आई नाज़नीन फिल्म में बाल कलाकार बनवा दिया था। अमजद भी फिल्मों में हीरो बनने के लिए स्कूल के जमाने से ही थिएटर करने लगे थे, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। 1965 के आसपास की बात होगी। जयंत ने अपने बेटे को हिंदी सिनेमा में हीरो बनाकर उतारने की तैयारी कर ली थी। मुमताज और वहीदा रहमान का हीरो बनाकर, यहां तक कि बेटे का स्क्रीन नाम तक फाइनल कर लिया था, नीरज। सब कुछ तय हो गया था, मगर एन टाइम पर पैसों की दिक्कत हो गई और वो फिल्म जयंत के हाथों से निकल गई। जिस फिल्म से हीरो बनकर अमजद आने वाले थे, उस फिल्म ने 1967 में अभिनेता मनोज कुमार को स्टार बना दिया था। फिल्म थी सुपरहिट पत्थर के सनम, जो अमजद को मिल जाती तो कहानी कुछ और हो सकती थी। खैर, जिसे बॉलीवुड का सबसे बड़ा विलेन बनना था, उसे किस्मत हीरो कैसे बनाती। 70 का दशक शुरू हुआ। अमजद की कोई पहचान न थी। मशहूर डायरेक्टर रमेश सिप्पी अपनी फिल्म के लिए खलनायक तलाश रहे थे। डैनी उनकी पहली पसंद थे, मगर डैनी धर्मात्मा फिल्म में बिजी थे। उनको बहुत मनाया गया, लेकिन डैनी नहीं माने। इसी बीच फिल्म के लेखक सलीम जावेद को किसी ने अमजद का नाम सुझाया तो उन्होंने सिप्पी को बता दिया। पहले तो सिप्पी नहीं माने, लेकिन फिर मिलने को समय दे दिया। अमजद पहुंचे तो दुबले पतले और आवाज में दम भी न था। सिप्पी साहब ने देखते ही रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अमजद ने बार बार एक और मौका देने की जिद की तो एक शर्त रखी। बोले, अगर 1 महीने में वजन बढ़ाकर आओ और आवाज में दम ले आओ, तब कुछ बात बनेगी। खैर, महीना बीता, दोबारा अमजद पहुंचे। वजन भी बढ़ा हुआ था, आवाज में भी दम ले आए। सिप्पी ने देखते ही अपना खलनायक चुन लिया। 1975 में वो फिल्म आई शोले। किरदार था गब्बर सिंह। इतिहास गवाह है, बॉलीवुड में गब्बर सिंह से बड़ा खलनायक का किरदार इसके बाद कभी दूसरा ना आया। रातों रात हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े विलेन बन बैठे अमजद खान। फिर तो एक से बढ़कर एक किरदार आए जो कालजयी बन गए। चरस का रॉबर्ट, देश परदेश का अवतार सिंह, राम बलराम का सुलेमान सेठ, कुर्बानी का इंस्पेक्टर, कालिया का साहनी सेठ या याराना में अमिताभ का दोस्त बिशन। किन किन किरदारों की बात की जाए, 80 के दौर में उनसे ज्यादा दौलतमंद खलनायकों के रोल में कोई जचता ही नहीं था। इतने मशहूर हो गए कि कोई ऐसा साल ना जाता जब अमजद की 10 हिंदी फिल्में न आती हों। दौलत की कमी ना रही, गाड़ी, बंगले, नौकर चाकर, जीवन का हर ऐशो आराम, मगर एक जगह किस्मत ऐसा धोखा दे गई कि इनकी जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया। 1985 के आसपास की घटना है।
ये महान एक्टर गोवा जा रहा था फिल्म की शूटिंग के लिए। रास्ते में अचानक इनकी कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार हादसे का शिकार हो गई। कार का स्टीयरिंग उनकी छाती में घुस गया और उनकी 12 पसलियां टूट गई थीं, जिससे फेफड़ों को बहुत नुकसान हुआ था। अमजद कोमा में पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से वो कुछ समय बाद होश में तो आए, लेकिन जैसे बुरा दौर शुरू हो गया था। महीनों बाद बिस्तर से उठे थे कि अचानक एक दिन गिर पड़े और पैर टूट गया। दोबारा बिस्तर पर जा पहुंचे। पैर ठीक हो रहा था कि इस बार उनके मुंह के बाएं हिस्से को लकवा मार गया। महीनों तक भारी दवाइयों, स्टेरॉइड खाने की वजह से साइड इफेक्ट होने लगा। रोज बैडमिंटन और कसरत करने वाला एक्टर चलने फिरने को भी मोहताज हो गया। वजन इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि इस अदाकार की हालत बिगड़ने लगी। 27 जुलाई 1992 का दिन था। अमजद को शाम 7 बजे किसी से मुलाकात करनी थी। वो कपड़े बदल रहे थे। अचानक उनका बेटा दौड़ते हुए माँ के पास आया और बोला, अब्बा का शरीर ठंडा पड़ रहा है, वो जमीन पर गिर पड़े हैं। फौरन उनकी पत्नी भागते हुए पहुंची तो देखा अमजद पसीने से सराबोर पड़े थे। जब तक कोई कुछ समझ पाता, इस महान बॉलीवुड खलनायक की सिर्फ 51 साल में मौत हो गई थी। बॉलीवुड का दूसरा खान तो पूरी अदाकारी का चलता फिरता इंस्टीट्यूट हुआ करता। कादर खान हिंदी सिनेमा का शायद इकलौता अभिनेता जिसे बस किरदार दे दो तो लगता जैसे ये रोल बना ही उनके लिए था। खलनायक बना दिया तो रूह कंपा दी, कॉमेडियन बना दिया तो हंसते हंसते पेट पर बल पड़वा दिए, गंभीर किरदार दे दिया तो फिर शायद ही कोई होगा जो इनकी एक्टिंग देखकर रोया ना होगा। वैसे कादर खान को उनका नसीब कैसे फिल्मों में ले आया, चलिए ये बताते हैं। काबुल के बड़े गरीब घर में जन्मे। पिता रोजी रोटी की तलाश में परिवार को लेकर बंबई कमाटीपुरा चले आए। ऐसी गरीबी कि खाने को रोटी तक नहीं। माँ बाप का तलाक देखा, सौतेला बाप निकम्मा निकला। खुद ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते, फिर रात को एक शौक पूरा करते। वो शौक था दूसरों के डायलॉग बोलने का। 8-10 साल की उम्र, रात को यहूदियों के कब्रिस्तान पर बैठते, जोर जोर से जो मन में आता बोला करते, इस बात से बेखबर कि वहां दीवार पर छिपकर एक शख्स उनको देखा करता। वो अभिनेता अशरफ खान थे, 1942 में आई महबूब खान की रोटी फिल्म के एक्टर। उनको एक 8-9 साल के बच्चे की तलाश थी अपने ड्रामा के लिए। वही छिपकर कादर को देखा करते थे। एक दिन सामने आ गए और बोले, कल बंगले पर आओ। कादर बंगले पर पहुंचे तो वो डायलॉग वाला पन्ना देकर बोले, पढ़ो। कादर ने पढ़ा तो इतने खुश कि फौरन एक शहजादे का रोल उनको दे दिया। पहली ही बार में ऐसी अदाकारी कि ड्रामा खत्म हुआ तो दर्शकों ने खुशी के मारे कंधे पर चढ़ा लिया। खैर, उसके बाद पढ़ाई में लग गए। मैट्रिक पास कर कॉलेज पहुंचे थे। एक दिन उनका दोस्त बोला, चल कॉलेज के ड्रामा के लिए ऑडिशन चल रहे हैं। कादर पहुंचे तो उनको डायलॉग पकड़ा दिए गए। वो फौरन चुन लिए गए, मगर डायलॉग में मजा नहीं आ रहा था। प्ले डायरेक्टर के पास पहुंचे, बोले, डायलॉग में कुछ झोल है, कहिए तो सही कर दूं। आदेश मिला, करो, देखते हैं। बस महज 4 घंटे में जो डायलॉग लिखे तो ऐसे कि प्ले डायरेक्टर ने वो पूरा नाटक ही उनके नाम कर दिया। नाम था ताश के पत्ते। फिर तो ड्रामा लिखना, उनमें नाटक करना ही कादर की जिंदगी बन गया। शफी इनामदार और भरत कपूर उनके चेले बन गए। जो भी कमाई होती मिलकर बंट जाती, मगर परिवार चलाना फिर भी मुश्किल था। इत्तेफाक से एक इंटर कॉलेज के मालिक से जान पहचान थी तो उन्होंने 2 महीने के लिए 11वीं क्लास को अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाने की नौकरी दे दी। फिर आया वो फोन जिसने कादर खान की किस्मत बदल दी। 1968 के आसपास की बात होगी। एक दिन बच्चों को पढ़ा रहे थे, अचानक चपरासी आया और बोला, फोन है आपके लिए। कादर फोन तक पहुंचे तो आवाज आई, मैं यूसुफ खान बोल रहा हूं। कादर अनजान, बोले, कौन यूसुफ? तब वो शख्स बोला, सिनेमा में लोग मुझे दिलीप कुमार कहा करते हैं।
दिलीप साहब का नाम सुनते ही कादर के हाथ से फोन छूट गया। संभले तो दिलीप बोले, मैंने आपके एक प्ले ताश के पत्ते की बड़ी तारीफ सुनी है, उसे देखना चाहता हूं। बस फिर क्या, दिलीप कुमार को प्ले दिखाया गया। वो कादर से इतने प्रभावित हो गए कि प्ले खत्म होते ही पास आए और ऐलान कर दिया, मेरी फिल्म सगीना महतो में लीडर का रोल और मेरी बैराक फिल्म में इंस्पेक्टर का किरदार कादर साहब करने जा रहे हैं। बस फिर क्या था, कादर खान को मौका मिला और इसके बाद तो 80 और 90 के बॉलीवुड में उनके जैसा अदाकार दूसरा दिखा ही नहीं। स्वर्ग से सुंदर, साजन, हम, राजा बाबू, जुदाई, कुली, दूल्हे राजा, हीरो नंबर 1, घर हो तो ऐसा, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी जैसी सैकड़ों फिल्में, सैकड़ों किरदार जो इतिहास बन गए। एक समय तो ऐसा भी आया कि कादर खान के साथ काम करने में बड़े बड़े हीरो काम जाया करते, क्योंकि पब्लिक हीरो को भूल बैठती, याद रहते बस कादर खान। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाला कभी किसी महान अभिनेता के साथ ऐसी साजिश न करवाए जैसी कादर के साथ हो गई। कादर का करियर 7वें आसमान पर था। अमिताभ और वो अच्छे दोस्त हुआ करते, साथ में खूब काम करते। अमिताभ बच्चन के लिए डायलॉग कादर ही लिखा करते। वो उनको प्यार से अमित कहा करते थे। लेकिन एक दिन बहुत कुछ बदल गया। दौर वो था जब अमिताभ का कद बहुत बढ़ गया था। एक बार की बात है, कादर खान और अमिताभ बच्चन एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। कादर शूटिंग के सेट पर बैठे थे। अचानक दक्षिण सिनेमा का एक निर्माता आया और बोला, क्या आप सर जी को मिले? कादर बोले, कौन सर जी? उनके जवाब पर प्रोड्यूसर अमिताभ की ओर इशारा कर बोला, वो सर जी। कादर ने कहा, अरे वो तो अमित हैं, ये सर जी कब से हो गए? उनकी बात पर प्रोड्यूसर बोलने लगा कि अरे हम सब उनको सर जी बोलते हैं, आप भी अमित नहीं सर जी बोला करो। तब कादर को कहानी समझ आई कि वो प्रोड्यूसर खुद उनके पास नहीं आया था, बल्कि भेजा गया था। उसको किसने भेजा ये भी वो समझ गए, मगर लाख चाहने के बाद भी उनके मुंह से सर जी न निकल पाया। इसका अंजाम ये हुआ कि उनको अचानक खुदा गवाह और गंगा जमुना सरस्वती फिल्म से बाहर कर दिया गया। डायलॉग तक छीन लिए गए। कादर खान का करियर डूब ही गया था। बड़ी मुश्किल से वो इस साजिश से तो बच निकले, लेकिन बदकिस्मती की साजिश में फंस गए। इस महान अभिनेता को वो बीमारी हो गई जो लाखों में किसी एक को होती है, प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी बीमारी। बीमारी ने ऐसा हाल कर डाला कि खाना खाना तक नसीब ना हुआ, सही से चलना तो छोड़िए, पलकें तक न झपका पाते। सालों तक ऐसी हालत में जूझते रहे। जब हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई तो बेटा इनको बेहतर इलाज के लिए कनाडा लेकर चला गया, मगर वहां तो तबीयत ऐसी बिगड़ी कि बोलना, हिलना डुलना सब बंद हो गया। महान अभिनेता बस आंखों से इशारा करने लायक रहा। दिसंबर 2018 में जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी में थी, कादर खान की ऐसी हालत बिगड़ी कि वो कोमा में चले गए। 5 दिन तक इसी हालत में रहे और 31 दिसंबर के दिन बॉलीवुड के इस शानदार अदाकार की कनाडा में ही मौत हो गई। दोस्तों, बॉलीवुड के ये 2 खान आपको कैसे लगा करते थे? इनकी अदाकारी याद है या भूल गए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।